Hello everyone, today's topic is Chitta. The most important element in the psychology of yoga is Chitta. The word Chitta comes from the Sanskrit, means consciousness. चित्त शब्द का अर्थ होता है चेतना, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहा जाता है. चित्त इज मेड अप ऑफ आर थ्री पार्ट्स. चित्त तीन भागों से मिलकर बनता है: मनस, बुद्धि, अहंकार. अब हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं कि ये तीन हैं क्या. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मनस. द इंग्लिश मीनिंग ऑफ मनस इज माइंड. मनस इज द फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ चित्त. क्यों फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि मन ही है जो सेंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसे रेगुलेट करता है. अब मन ही हमें इंटरनल इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, पेन के बारे में बताता है. सो मनस रेगुलेट्स द एक्सटर्नल सेंसेस and collects the knowledge through five senses. What are the five senses? Sight, sound, smell, taste and touch. आँख के द्वारा हमें रूप का रंग का ज्ञान होता है, कान के द्वारा हमें शब्द का ज्ञान होता है, नाक के द्वारा हमें सुगंध या गंध का ज्ञान होता है, टेस्ट स्वाद का ज्ञान हमें जीभ के द्वारा होता है, और टच स्पर्श का ज्ञान हमें त्वचा के द्वारा होता है. तो ये फाइव सेंसेस के द्वारा हम नॉलेज गेन करते हैं, जिसको मन या माइंड रेगुलेट करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट and realization of the presence of a thought like happiness, pain. तो आपकी जो फीलिंग्स होती है, इमोशन होती है, उसे भी माइंड रेगुलेट करता है या उसका रियलाइजेशन माइंड के थ्रू होता है. दैट्स वाई माइंड इज ऑल्सो नोन एज अंतःकरण. क्योंकि कई दर्शनों में या फिर कई स्कॉलर्स के अनुसार माइंड इज सिक्स सेंस. उसे छठी इंद्रिय भी कहा गया है या आंतरिक इंद्रिय. ये जो पांच सेंसेस हैं ये आपकी एक्सटर्नल सेंस काउंट होती हैं, एक्सटर्नल सेंसेस. और जो माइंड होता है उसे इंटरनल सेंसेस कहा जाता है, आंतरिक इंद्रिय. तो बाह्य इंद्रिय और आंतरिक इंद्रिय. तो इस तरह से मन को आंतरिक इंद्रिय की वजह से उसको अंतःकरण यानी अंदर के बारे में पता होना, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, वो भी माइंड के द्वारा हमें पता चलता है. अब कई लोग कहते हैं कि मन के द्वारा ही सोचा जाता है, मन के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है. तो यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि चित्त तीन चीज़ों से मिलकर बना है. तो मन का जो काम है वो इतना ही है कि एक्सटर्नल सेंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट को परसीव करना, और जो इंटरनल थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनका रियलाइजेशन करना. डिसीजन लेना बुद्धि का काम होता है. Second part is buddhi. Buddhi is the second instrument of chitta. It literally translates as intellect, जिसे आप इंटेलेक्ट कहते हैं, हिंदी में वही बुद्धि है. It decides acceptance और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम माइंड. तो सेंसेस के थ्रू माइंड जो इंफॉर्मेशन गेन करता है, जो रिसीव करता है मैसेजेस, उसको एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है, ये डिसीजन बुद्धि लेती है. क्या वो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लायक है, नहीं है, उसके रिगार्डिंग बुद्धि जो भी ऑब्जर्व करती है और ऑब्जर्व करने के बाद जो डिसीजन लेती है, ये उसका मेन फंक्शन है. सो द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ बुद्धि मेक्स अस अवेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ थॉट. तो बुद्धि की ये जो कैपेसिटी है ये हमें अवेयर करती है ऑब्जेक्ट के बारे में, कि सपोज हमने कोई गर्म चीज़ छुई तो
हमारी सेंसेस ने तुरंत माइंड को इंफॉर्मेशन दिया या मैसेज दिया कि ये हॉट है, तो बुद्धि उसमें तुरंत डिसीजन लेगी कि हमें इसे नहीं छूना है। ठीक है, इसी तरह आपका कोई थॉट है वो कितना जस्टिफाई है ये बुद्धि डिसाइड करती है। तो चित्त का दूसरा पार्ट है बुद्धि। इसका मेन फंक्शन है डिसीजन लेना। नेक्स्ट है अहंकार। अहंकार is the Sanskrit term that is related to ego. ईगो यानी इंडिविजुअल ईगो, जो लिटिल सेल्फ होता है, लिटिल ईगो होता है, यहाँ पे वो मतलब है। हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अहंकार दो शब्दों से मिलकर बना है एक्चुअली। सो अहम, फर्स्ट इज अहम एंड सेकेंड इज कार। अहम जिसको हम बोलते हैं, जैसे महावाक्य भी है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अहम का यहाँ मतलब है आई, एंड कार इज एनीथिंग क्रिएटिंग या एनी क्रिएटेड थिंग, दोनों ही चीज़ें हैं। अब आप देखिए कि जो आई है यानी अपने बारे में, अहम के बारे में, जब हम कुछ क्रिएट कर देते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, हम थॉट भी क्रिएट कर सकते हैं या हम उसे एक्सटर्नल चीज़ से भी जोड़ सकते हैं। जैसे आई एम वेरी ब्यूटीफुल, हमने क्या किया, आई के लिए ये क्रिएटेड थिंग है कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, या आई हैव बिग हाउस, बिग बंगलो, आई एम सो रिच। तो ये क्या हो रहा है, ये माइंड क्रिएशन हो रहा है, और दैट इज अहंकार। अहंकार क्रिएट्स आई सेंस इन द माइंड कि मैं, माई सेल्फ, आई, ये जितने भी नोशंस होते हैं, ये जो इंडिविजुअल आई वर्ड से जुड़े होते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे पास ये है, ये घमंड होता है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी घमंड की बात करते हैं, जैसे कि उसे अपनी संपत्ति का बहुत घमंड है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईगो थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में, कि जब आपको बॉडी का घमंड हो जाता है तो आप एम्बॉडीमेंट में आ जाते हैं, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आपने अपनी बॉडी से कनेक्ट कर रखे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए है, ना कि सोल के लिए। ठीक है, तो अहंकार इज ऑल अबाउट लिटिल इगोइक पर्सनैलिटी, जो आपकी लिटिल इगोइक पर्सनैलिटी बनती है, विच इज़ नॉट योर रियल आइडेंटिटी, वो अहंकार है। वेन वंस माइंड इज इन द स्टेट ऑफ अहंकार, वन इज इन अ स्टेट ऑफ सब्जेक्टिव इल्यूजन। वो कहते हैं सब्जेक्टिव इल्यूजन क्या है, सब्जेक्टिव इल्यूजन जहां आप सब्जेक्ट से अपने आप को कंबाइन कर देते हैं। माइंड हैज बाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ with an external thing in subjective illusion। जैसे कि मैंने कहा कि बाहर की चीज़ों से अपनी हैप्पीनेस को सौरों से कनेक्ट कर देना, या फिर अपने आप को सुंदर कहना, रिच कहना, आप या तो किसी कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हो जाएंगे या आप किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये आपका अहंकार है कि मेरे पास ये है, बंगलो है, कार है, लैपटॉप है, एट्सेट्रा व्हाटएवर। तो ये सब आपका अहंकार है। उसी तरह आपकी बॉडी से रिलेटेड भी अहंकार ही होता है। अगर आप उसके घमंड में रहते हैं, मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं रिच हूँ, तो ये भी एक तरह का अहंकार है। बिकॉज योर रियल पर्सनैलिटी इज प्योर कॉन्शियसनेस, योर बॉडी इज जस्ट इट्स लाइक अ क्लॉथ। जैसे कि आप अपने क्लॉथ पहनते हैं, वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं होते, उसी तरह बॉडी भी कॉन्शियसनेस से डिटैच्ड होती है, बॉडी सेपरेट होती है, और वो हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। तो दीज आर थ्री पार्ट्स ऑफ चित्त। चित्त तीन चीजों से मिलकर बना है, मनस, बुद्धि, अहंकार। मनस क्या करता है, आप सेंसेस के थ्रू मैसेज या इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उस रिसीव की हुई इंफॉर्मेशन के बेस पे बुद्धि डिसीजन लेती है कि आगे क्या करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, क्या डिनाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका अहंकार बिल्ड होता है। जैसा जैसा आप सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, एक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी बनती जाती है। नेचर ऑफ चित्त। इन योगा फिलॉसफी,
चित्त, क्योंकि चित्त, चित्तवृत्ति और चित्त निरोध ये योगा फिलॉसफी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और ये उसका मेन पार्ट है। क्योंकि योग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका चित्त प्योर नहीं होता या वो योग की कैपेबल नहीं बनता। अब देखो योगा फिलॉसफी में चित्त को कैसे बताया है। तो इन योगा फिलॉसफी चित्त इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति। अब फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, जैसा कि मैंने अपनी इंडियन फिलॉसफी की वीडियो में बताया था कि देयर आर ओनली टू सब्सटेंस इन सांख्य योगा फिलॉसफी, प्रकृति एंड पुरुषा। तो प्रकृति इज ऑल अबाउट मटेरियल। तो कहते हैं कि चित्त क्या है, चित्त प्रकृति का पहला प्रोडक्ट यानी पहला उत्पादक तत्व है। सबसे पहले चित्त ही बना। तो प्रकृति के बहुत सारे सब्सटेंस हैं, उसके पार्ट्स हैं, वो भी डिस्क्राइब करेंगे जब भी हम सांख्य फिलॉसफी पढ़ेंगे। इन वे गुण ऑफ सत्व प्रीडोमिनेट्स ओवर रजस एंड तमस गुण। तो जनरली क्या होता है कि चित्त के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस, लेकिन उसमें सत्व का आधिक यानी प्रभाव ज़्यादा होता है, रजस और तमस सबऑर्डिनेशन में रहते हैं। तो ये चित्त का बेसिक नेचर है कि दिस इज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति एंड इन विच गुण ऑफ सत्व प्रीडोमिनेट्स ओवर रजस एंड तमस। अब देखिए जब हम 3 गुण की बात कर रहे हैं तो मैं आपको क्वालिटी बताऊं कि सत्व इज व्हाट, सत्व इज अ साइन फॉर प्योरिटी। ये इसके कलर को भी डिफाइन किया गया है, वाइट कलर डिफाइन किया गया है इसके लिए। तो सत्य जो है वो प्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रजस क्या है, रजस का कलर होता है रेड और ये थोड़ा सा चंचलता का प्रतीक है, यानी पैशन होता है। जब ये गुण आपके अंदर ज़्यादा होता है तो आपके अंदर पैशन होता है। एंड तमस, इसका कलर है ब्लैक, इट इज़ अ साइन फॉर नेगेटिविटी, ये अंधकार के रूप में जाना जाता है। तो सत्व द साइन ऑफ प्योरिटी, तमस द साइन ऑफ इम्प्योरिटी, एंड जो रजस है वो इन दोनों के बीच की स्टेट है, ना कंप्लीट प्योर ना कंप्लीट इम्प्योर। सो फर्दर इट इज इसेंशियली अनकॉन्शियस। तो चित्त के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चित्त क्या है, ये इसेंशियली अनकॉन्शियस यानी इसमें चेतना नहीं होता, बट दो इट बिकम्स कॉन्शियस बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द पुरुषा। क्योंकि पुरुषा इज व्हाट, पुरुषा इज प्योर कॉन्शियसनेस। तो जब पुरुषा और चित्त में रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है तो चित्त कॉन्शियस लगने लगता है या वो कॉन्शियस हो जाता है। इट अंडरगोज मॉडिफिकेशंस व्हेन इट इज अफेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट्स थ्रू द सेंस। तो चित्त के अंदर मॉडिफिकेशंस होने लगती हैं कब, जब वो सेंसेस के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को परसीव करता है। तो ऑब्जेक्ट्स की जो नॉलेज उसे मिल रही है या जो थॉट रेज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चित्त में मॉडिफिकेशंस होने लगती हैं। Due to the modifications of chitta according to the object, the self knows these external object। तो जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती है, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि कोई हॉट चीज़ रखी हुई है तो हमें नॉलेज मिली कि वो हॉट है। तो चित्त के अंदर ये मॉडिफिकेशन आई, एक थॉट आया कि वो हॉट है और उसके अकॉर्डिंग सेल्फ ने उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को पहचाना या उसका नॉलेज गेन किया। तो देयर इज अ प्रोसेस एक्चुअली। तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब सेंसेस के थ्रू उनकी नॉलेज चित्त तक पहुंचती है और चित्त के द्वारा सेल्फ को उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। तो इट्स लाइक आप ये कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट सबसे पहले होता है, उसके बाद हमारी सेंसेस होती हैं, सेंस होती है और उसके बाद होता है, अब इस सेंस में हमारी पूरी 5 सेंसेस आ जाएंगी, 5 सेंसेस, ठीक है। उसके बाद आप
आएगा चित्त। इस माइंड को, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में माइंड कहते हैं, बट माइंड मैंने आपको बता दिया कि क्या है। माइंड इज अ पार्ट ऑफ अ चित्त। चित्त का मीनिंग थोड़ा ब्रॉड है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है सेल्फ, जिसको सांख्य फिलॉसफी में पुरुषा कहा गया है। ये है प्योर कॉन्शियसनेस। तो ये एक ऑर्डर फॉर्म होता है। यहाँ चित्त के अंदर आपके 3 पार्ट आ जाते हैं, माइंड, बुद्धि एंड ईगो, अहंकार। ये तीनों प्रोसेस करते हुए चित्त से निकलते हुए सेल्फ को नॉलेज मिल जाती है। अब दिस चित्त इज अनकॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियस कब होता है? जब सेल्फ के साथ कनेक्ट होता है, तब ये कॉन्शियस होता है। प्योरली ये अनकॉन्शियस है। तो दिस इज अ ऑर्डर फॉर गेनिंग नॉलेज। फॉर्म्स ऑफ चित्त। चित्त की 3 फॉर्म होती है। क्यों? एज आई सेड बिफोर, द 3 गुणास आर इनहेरेंट इन चित्त, सत्व, रजस और तमस। ठीक है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द प्रीपॉन्डरेंस ऑफ वन एंड द अदर ऑफ गुणास। तो माइंड में जैसे जिस वक्त जिस गुण की अधिकता होती है या उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग चित्त की फॉर्म चेंज होती रहती हैं। अब इस तरह 3 गुण हैं, तो तीनों के प्रीपोंडेंस के अकॉर्डिंग चित्त की 3 फॉर्म भी हैं। फर्स्ट इज प्राज्ञ। इन दिस स्टेज चित्त इज प्रीडोमिनेटेड बाय सत्व गुण एंड तमस रिमेन इन सबऑर्डिनेशन। तो प्राज्ञ चित्त की वह स्थिति है, वह स्टेज है जहाँ पे सत्व गुण प्रीडोमिनेट रहता है और तमस सबऑर्डिनेशन में रहता है। प्रवृत्ति। इन दिस स्टेज तमस बिकम्स वीक एंड चित्त इज प्रीडोमिनेटेड बाय रजस गुण। इसमें तमस वीक रहता है, यानी फुली एक्टिव नहीं रहता, और जो जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है वो रजस है। क्योंकि रजस मैंने बोला कि एक्टिवनेस के लिए जाना जाता है। इन दिस स्टेट द माइंड सीम्स टू बी फुल ऑफ नॉलेज, सेक्रीफाइस एंड रिलीजियस एक्टिविटी को फॉलो करता है, क्योंकि वो बीच की स्टेट में, स्पिरिचुअलिटी और इग्नोरेंस के बीच की स्टेट है। देन स्थिति। In this stage, चित्त is predominated by sattva. Rajas remains in subordination. जो रजस है वो सबऑर्डिनेशन में रहता है। तो आपने सुना होगा, जिन लोगों को लिबरेशन मिल गई या जो विद्वान है उन्हें स्थिति प्रज्ञ बोलते हैं। स्थिति प्रज्ञ का मतलब है वो एक ऐसी स्टेज में है जहाँ तमस का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसी लेजीनेस, ये सब जो नेगेटिविटी ये तमस के द्वारा आ जाता है वो सब कुछ भी नहीं होता। तो इन दिस स्टेज चित्ता अटेन्स द डिस्क्रिमिनेटिंग रीजन और विजडम। डिस्क्रिमिनेटिंग रीजन और विजडम का मतलब है कि फिर लोगों को पता चल जाता है द डिफरेंस बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति, और वी कैन से द करेक्ट नॉलेज अबाउट पुरुषा एंड प्रकृति। माइंड एंड बॉडी का डिफ्रेंसिएशन, पुरुषा एंड प्रकृति का डिस्क्रिमिनेट नॉलेज उनको मिल जाता है, एंड देन दे आर एबल टू गेट लिबरेशन। तो स्थिति प्रज्ञ या स्थिति वो स्टेज है जहाँ पे सत्व गुण का प्रभाव होता है, रजस सबऑर्डिनेशन में होता है। तो गुण के अकॉर्डिंग ये 3 फॉर्म हैं चित्त की, जहाँ जिस गुण का जैसा प्रभाव वैसे ही ये स्टेज डिफाइन की गई है। हाउ डज चित्त अफेक्ट टू पुरुषा और सेल्फ? क्योंकि सेल्फ is what? Self is pure consciousness और चित्त is unconsciousness, तो सॉरी अनकॉन्शियस। तो अब ये एक दूसरे को
कैसे प्रभावित करते हैं या चित्ता पुरुषा पर कैसे इफेक्ट डालता है, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। पुरुषा is essentially pure consciousness and is free from the limitations of प्रकृति, यानी वो मटेरियल जो या एलिमेंट्स होते हैं उनसे वो फ्री है और वो प्योर कॉन्शियसनेस है। बट इट wrongly identifies itself with its reflection in the चित्ता। लेकिन जब पुरुषा का रिफ्लेक्शन चित्त में होता है और चित्त में जो चेंजेस और मॉडिफिकेशंस होते हैं, पुरुषा उसे खुद से जोड़ लेता है और इसलिए वो समझता है कि जितनी भी मॉडिफिकेशंस, थॉट, डिस्टरबेंस, ये सब हो रहा है, फ्लैक्चुअलिटी, ये सब मेरे अंदर हो रहा है। तो ये एक तरह की इग्नोरेंस है एंड बिकॉज ऑफ दैट इग्नोरेंस पुरुषा समवेयर बाउंड, वो कहीं ना कहीं इट बिकम्स बाउंड विथ वेरियस टाइप ऑफ सफरिंग और डिस्टरबेंस, दुख, ये सब उसमें लगने लगता है कि हाँ वो बंधन में है। वो सोचने लगता है कि उसका बर्थ होता है, उसकी डेथ होती है। तो इस तरह से जो पुरुषा है, जो सेल्फ है, वो बॉन्डेज में आ जाता है रियलिटी में। बट इन रियलिटी देर इज नो चेंज एंड नो मॉडिफिकेशन इन पुरुषा। रियलिटी में कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या एक फेक अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो पुरुषा चित्त के साथ, चित्त के मॉडिफिकेशन और चेंज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है। Just as for example, just as the moon appears as moving when seen reflected in the moving waves and waves appears as luminous। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि चंद्रमा है, जब वो नदी की लहरों में या पानी में दिखता है तो जिस तरह से पानी में लहर उठती है हमें लगता है कि चंद्रमा भी लहर रहा है या वो हिल रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ चंद्रमा की जो रोशनी है वो पानी को भी रोशन कर देती है। तो असली में दो चीजें हैं, ना चंद्रमा हिल रहा है और ना पानी में रोशनी है, ये रियलिटी है। बट क्योंकि वो उन दोनों का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है, तो चंद्रमा हिलता हुआ लगता है। सेम कंडीशन यहाँ पे पुरुषा और चित्त के बीच है। पुरुषा इज लाइक चंद्रमा, जब उसका रिफ्लेक्शन चित्त में पड़ता है तो चित्त में जो भी लहर उठती है, जो मॉडिफिकेशंस आती हैं, उससे लगता है कि पुरुषा में भी वो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। बट इन रियलिटी पुरुषा इज स्टैटिक, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती। दूसरी तरफ चित्त जो अनकॉन्शियस है, वो मॉडिफिकेशन की वजह से, पुरुषा की कॉन्शियसनेस की वजह से वो कॉन्शियस लगने लगता है। दिस इज ओनली अ अपीयरेंस, ये एक आभास है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो सेल्फ कंसीडर्स इटसेल्फ टू बी द सब्जेक्ट टू बर्थ एंड ग्रोथ, डिके एंड डेथ। तो क्या होता है, ये जो इग्नोरेंस है, ये जो फॉल्स अपीयरेंस है, इसको क्या कहते हैं, इसके थ्रू हम सेल्फ जो है अपने आप को बंधन में मानने लगता है और वो सोचता है कि हाँ मेरा डिके भी होता है, मेरी डेथ भी होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इट बिलीव्स दैट इट स्लीप्स एंड वेक्स अप, इमेजिन एंड रिमेंबर। वो सोचता है कि सारी जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, मेंटल एक्टिविटी हो रही है, वो सब मुझसे ही रिलेटेड है, बट इट इज नॉट ट्रू। तो इन दिस वे चित्ता अफेक्ट्स टू पुरुषा। इट इज ओनली द चित्ता दैट रियली परफॉर्म्स दीज फंक्शन। ये जो चित्त है ये वो सारे फंक्शन करता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, रिमेम्बरेंस होती है, इमेजिन करता है, सब कुछ वो चित्त करता है। क्योंकि चित्त के तीन पार्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मन, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि डिसीजन लेगी, वो सोचेगी, समझेगी। मन क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन गेन करेगा। अहंकार होगा, वो क्रिएट करेगा थिंक कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो ये सब चित्त का काम है, ये पुरुषा का काम नहीं है।
So the bondage of the self is due to its wrong identification with mental modifications. तो जब ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होता है कि मैं पुरुषा, जब ये सोचता है कि सोच, देखिए ये ना लैंग्वेज का एक जाल है। जब मैं कहती हूँ कि पुरुषा सोचता, पुरुषा प्योर कॉन्शियसनेस है। तो सोचना इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक और अलग माइंड है। ये लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि जब दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, पुरुषा और सेल्फ का, तो बॉन्डेज में वो फंस जाता है एंड तभी लिबरेशन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज उसको अपने रियल नेचर जानने की ज़रूरत है। देयरफॉर लिबरेशन मीन्स द एंड ऑफ दीज रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन थ्रू प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति। सो for the liberation, for the salvation, what is necessary? The knowledge, the discrimination knowledge between purusha and prakriti. Purusha is pure consciousness and prakriti is material. Now the stages of chitta, जिसे चित्त भूमि कहा गया है, तो ये क्या है स्टेजेस? Chitta has 5 stages which are known as Chitta Bhumi. Chitta Bhumi is conditions or level of mental life, कि कितना और किस लेवल पे माइंड प्योर है या इम्प्योर है या वो कितना एक्टिव है. दिस डिफरेंसेस इन द लेवल्स आर ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ डिफरेंट गुनास. अगेन जो 3 गुना हमने पढ़ा था, तो उसके ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किसमें क्या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ स्टेज चित्त की बताई गई है. क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 हैं. चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एंड निरुद्ध. अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं. क्षिप्त. क्षिप्त, this is the stage in which the chitta is very much disturbed and remain wandering around the worldly object. It is controlled by rajas guna which causes passion. तो क्षिप्त क्या है? एक कि वह स्थिति है जिसमें वह परेशान होता है, बाहरी चीज़ों में, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में उसका ध्यान होता है. इट्स लाइक कि कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी ये चाहिए, फिर मुझको वो चाहिए, अभी ये खाना है, वो खाना है, ये कपड़ा चाहिए. ऐसे ना मन बाहरी चीज़ों में भागता रहता है, क्योंकि रजस है, क्योंकि ना वो प्योर है ना वो इम्प्योर है, इसलिए वो पैशन का कॉज है. जितना आपके अंदर एक्साइटमेंट है चीज़ों को लेके, वो सब क्षिप्त की स्टेज में होता है. इन दिस स्टेज पीपल बिकम्स अ स्लेव ऑफ हिज पैशन एंड वेंडर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी आपके अंदर अनलिमिटेड डिजायर्स होती हैं, जिसकी वजह से आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से तीसरे ऑब्जेक्ट में फ्रिक्वेंटली चेंज होते जाते हैं. अभी ये, अभी ये, अभी ये, स्टैटिक पोजीशन नहीं होती. This state is not compatible with yoga because there is lack of restraint in sense and mind. योग के लिए ये स्टेज कंपैटिबल या सुचेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि आपका माइंड और सेंस दोनों ही कंट्रोल्ड नहीं होते. दोनों इतने, इट्स लाइक घोड़ा. जैसे कि कहा जाता है कि मन को घोड़ा कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो बेलगाम घोड़ा, कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. वो जहाँ चाह रहा है वहाँ भाग रहा है, वो जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा है वहाँ, या वो जिसकी डिज़ायर कर रहा है उसको पाने के लिए वो पैशनेट है. तो ये सब क्षिप्त की स्टेज में मन के अंदर ये मॉडिफिकेशंस होती हैं. मूड. In this stage, there is preponderance of tamas. Consequently, one is overpowered by sleep, anger, greed, etc. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया tamas is what? Tamas is related to negativity. तो नेगेटिविटी है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी. गुस्सा होना, जेलसी करना, ग्रीड आना, लालच करना, और दूसरों की न केयर करना, न चैरिटी करना, ऐसी चीज़ें
आपके अंदर रहेंगी। तो ये तमस की वजह से है। तो मन की, चित्त की ये वो स्टेज है जहाँ पर हम एज सच स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर होते हैं। पर्सन ऑलवेज लाइक्स टू लीड द रॉन्ग पाथ ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इस स्टेज में कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए आप सही पाथ को चूज नहीं कर पाते हो और लोग गलत रास्ते में निकल जाते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना या और भी बुरी आदतें होती हैं। अपने करियर पे फोकस ना करना, राइट पाथ चूज नहीं करना, तो वो सब इस मूड की स्टेज में होता है। Even at this stage, the mind is not suitable for practicing yoga. Definitely इस स्टेज में भी आप योगा की प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि माइंड कैपेबल नहीं है, माइंड पॉजिटिविटी के लिए कैपेबल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी फुल है। नेक्स्ट इज विक्षिप्त। In this state, the mind's attention goes on object for some time but does not freeze for long. The reason for this is that the chitta lacks stability at this stage. इसमें क्या होता है कि सपोज मेडिटेशन के लिए या किसी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान जाता तो है, अटेंशन जाती तो है माइंड की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय के लिए स्टक नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी की कमी है। Because chitta vritti are partially restrained in this state, this condition is also not helpful for yoga. तो जो चित्त वृत्ति हैं वो पार्शली कंट्रोल्ड हैं, कहने का मतलब पूरी तरह कंट्रोल नहीं है, हम ट्राई तो कर रहे हैं बट वो पार्शली हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं, या कुछ हद तक होती हैं कुछ हद तक नहीं होती हैं। तो ये थोड़ी सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम ट्राई तो कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी हो जाए, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलें, बट बिकॉज ऑफ चित्तवृत्तिज और द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड वो स्टेज हेल्पफुल नहीं होती योगा के लिए। Although at this stage there is a lack of tamas gun, but rajas gun is present। कि चलो तमस तो नहीं है तो नेगेटिविटी नहीं है, बट रजस है इसलिए चंचलता है, पैशनेशन है, ठीक है। Thus this stage is between क्षिप्त and मूड। तो ये स्टेज क्या है? क्षिप्त और मूड के बीच की स्टेज है। Consequently, चित्त स्टक्स बिटवीन टेंडेंसी ऑफ सक्सेस एंड फेलर, यानी ये दो चीज़ों के बीच, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो चीज़ों के बीच घूमता रहता है। ये स्टेज वो है जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आप हमेशा डायलेमा में रहते हैं, या तो इधर या तो उधर। तो ये स्टेज भी योग में हेल्पफुल नहीं होती क्योंकि आप स्टेबल या कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। एकाग्र। This is the stage of chitta when it is fixed on one subject due to the preponderance of सत्व गुण। इसमें क्या होता है? सत्व गुण की प्रभाव ज़्यादा होता है, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ये एक ऐसी चित्त है जहाँ आप एक सब्जेक्ट में अपना ध्यान फिक्स कर सकते हैं। इन एकाग्र स्टेज पीपल हैव वन पॉइंटेड माइंड। वन पॉइंटेड माइंड यानी एक ऑब्जेक्ट पे आप ध्यान लगाने के लायक हैं, विच टेंड्स टू हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट वेयर द ट्रू नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड। क्योंकि आप ध्यान लगा रहे हैं, आप एक चीज़ पे अपना पूरा फोकस डाल रहे हैं, तो आपको उसका ट्रू नेचर मिल जाता है या मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। दिस इज अ एकाग्र। कहते हैं ना, एक स्टूडेंट को भी एकाग्र होना चाहिए, यानी उसके अंदर कंसंट्रेशन पावर होनी चाहिए, ताकि अगर वो एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तो उसे अच्छी तरीके से समझ सके और अपना एग्जाम अच्छे से दे सके। लास्ट है निरुद्ध। In this stage, the entire modifications of mind are restrained. When the mind achieve absolute stability after the cessation of modification, this stage is known as niruddha। तो जब हमारी पूरी मॉडिफिकेशंस, चित्त का जो फ्लक्चुएशन है या फिर जो थॉट्स आ रहे हैं रैंडम, वो सब शांत हो जाते हैं, कंट्रोल्ड हो जाते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट पे अच्छे से स्टेबल हो जाते हैं, तो वो स्टेज कहलाती है निरुद्ध।
तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो 5 स्टेजेस हमने पढ़ी हैं उनमें से जो स्टार्टिंग की 3 हैं, ठीक है, दैट इज क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर योगा। एंड लास्ट टू, एकाग्र एंड निरुद्ध, इट द बोथ आर सुटेबल फॉर योगा। तो दीज आर टोटल 5 स्टेजेस ऑफ माइंड। तो ये मैंने आपको माइंड के बारे में बताया। आई होप आपको माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज चित्त वृत्ति, इट मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। क्योंकि हमने इस वीडियो में बार बार देखा कि हमें मॉडिफिकेशंस को रोकना है, स्टॉप करना है, कंट्रोल करना है, तो हमें उसे जानना भी ज़रूरी है कि वो है क्या। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।